अच्छा, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। हम जो है कल जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे केस स्टडी का, वो हम आज कंटिन्यू रखेंगे। आपका जो चैप्टर जो है वो केस स्टडी हम कर रहे थे, और चैप्टर नंबर 5 जो है ऑर्गेनाइजिंग का हमारा चैप्टर चल रहा था। तो ये हमें इसकी केस स्टडी में करेंगे। तो हमने कल जो है 3 क्वेश्चन से हमने केस स्टडी के कर लिए थे। आज हमें 4th क्वेश्चन जो है केस स्टडी का हम पढ़ेंगे, फिर हम देखते हैं। तो आप जो है पेज नंबर 1 के ऊपर ही है आपका जो क्वेश्चन पेपर मैंने भेजा था, उस पर देखो क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 1 पे, मिस्टर पीयूष इज ए सीनियर अकाउंटेंट इन डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग। ही इज ए वेरी conscientious worker and like to complete work assigned to him by himself. कंटाइशियस का मतलब होता है काफ़ी शक्की स्वभाव का होना, यानी अपने आप पे विश्वास रखने वाला। तो वो कहता है कि वो जो अकाउंट डिपार्टमेंट में है और वो हर काम खुद ही पूरा करना चाहता है, ठीक है। ही डज नॉट लाइक टू शेयर हिज वर्क और टेक हेल्प फ्रॉम हिज कलीग एंड सबॉर्डिनेट। वो ना तो अपना काम किसी दूसरे को देना चाहता और ना ही वो अपने कलीग से किसी से मदद लेना चाहता है। समटाइम्स ही इज ओवरबर्डन्ड with handling so many different problems that he missing the deadline and then he carry home work home. This add his stress level, dissatisfaction. Many times he was pulled up by his seniors for not completing work well in on time. पुल्ड अप होता है धमकाना या डांट मारना, और वो जो इतना काम उसके हो जाता है कि वो काम पूरा ना कर पाए तो घर पे भी ले जाता है, घर पे भी उसका काम पूरा नहीं होता तो कई बार उसके जो सीनियर्स हैं उसको डांट भी मारते हैं। तो कहता है कि आइडेंटिफाई एंड स्टेट द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट दैट इज बीइंग वायलेटेड हियर। तो मैनेजमेंट का कंसेप्ट है वो कौन सा ऐसा कंसेप्ट है दैट इज वायलेटिंग हियर। तो नेचुरल डेलीगेशन ही है कि ही शुड डेलीगेट हिज वर्क टू हिज सबॉर्डिनेट और टू हिज कलीग सो दैट ही कुड कंप्लीट द वर्क। तो कहते हैं कि कौन सा जो प्रिंसिपल उसको वायलेट कर रहा है। सेकंड है स्टेट एनी 2 पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ कंसेप्ट आइडेंटिफाई अबो। और इसमें जो है जो आपने पहचान किया इसमें से कोई 2 पॉइंट जो है आप इसके इंपॉर्टेंस के बताइए। तो ये 2 पॉइंट कौन से इंपॉर्टेंस के उसके बारे में कह रहा है। तो आप देखिए इसमें यहाँ पर जो इसने किया है वो जो किया कि डेलीगेशन है, यहाँ पर इसने गड़बड़ कर दिया। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है डेलीगेशन। डेलीगेशन यानी डेलीगेशन का जो प्रिंसिपल है उसको उसने वायलेट कर दिया है। ही वांट टू डू ईच एंड एवरीथिंग हिमसेल्फ, ही डजंट वांट टू टेक द जॉब फ्रॉम अदर पीपल, ठीक है जी। तो आपका डेलीगेशन का मतलब भी क्या है, इट मीन्स डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी का जो है डाउनवर्ड ट्रांसफर कर देना फ्रॉम सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट। तो आपका जो डेलीगेशन का मतलब भी क्या है कि डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी टू द सीनियर टू सबॉर्डिनेट। अपवर्ड कभी नहीं होता, हमेशा जो डेलीगेशन डाउनवर्ड्स होता है। तो यहाँ पर पीयूष जो है ही इज नॉट मेकिंग सच ए डेलीगेशन, इट मीन्स ही इज वायलेटिंग दिस प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन। अब दूसरा क्वेश्चन था कि 2 इंपॉर्टेंस आपने बतानी थी। तो आपकी इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन कौन सी है। इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन, और वैसे तो डेलीगेशन की इंपॉर्टेंस कई है पर इसमें 2 ही पूछी हैं। तो हम पहले डेलीगेशन की इंपॉर्टेंस क्या कर सकते हैं। पहला इफेक्टिव मैनेजमेंट। इफेक्टिव मैनेजमेंट means there will be effective management if you delegate your job to your subordinate. Naturally the senior will have spare time to do the other things.
इट मीन्स हिज एफिशिएंसी विल इंक्रीज। मान लो कि आपका एक डिपार्टमेंटल हेड है, सारे काम खुद ही करता है, वो इतना ज़्यादा ओवरबर्डन जैसे पीयूष है, तो वो और नया काम कुछ नहीं सोच पाएगा। ही विल नॉट नेवर थिंक न्यू। एंड इफ ही विल delegate his work, his authority and responsibility under his subordinates, then naturally he will get the spare time and he will think for new things, and naturally it means his efficiency, आपका जो है his effective management will be there, क्योंकि वो ज़्यादा effective management कर पाएगा, क्योंकि उसने काम जो है अपने दूसरों को दे दिया, और अगर कोई गलती रहती तो उनको देख सकता है, तो effective management आपका होगा। सेकंड है एम्प्लॉयज मैनेजमेंट डेवलपमेंट, सॉरी, employee development. There will be development of employees. Delegation of authority and responsibility means to giving the power या to assign the power to take the decision. अगर आपको कोई अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, उससे रिलेटेड अथॉरिटी मिली, तो अथॉरिटी का मतलब ही टेकिंग डिसीजन होता है। और एक मैनेजर का मेन काम क्या है? टेकिंग डिसीजन। It means if you will delegate the authority to your subordinates, naturally they will take the decisions, and if they will take the decision, then they will become habitual of taking the right decision. It means there will be development of employees. तो उससे employees का development आपका होता है कि delegation of authority provide more opportunity for employees to utilize their talent. It allows them to develop those necessary skills which help them to perform complex tasks. Thus, delegation is a technique for developing better manager for the future, giving them a chance to use skill, gain experience, and develop themselves in higher position. यानी जो मैंने बताया कि उनको अपना टैलेंट, अपना स्किल, उसको यूज करने का उनको मौका मिल जाता है, और इस प्रकार से उन लोगों को ये फायदा होता है। ठीक है, तो ये आपके पास जो फोर्थ क्वेश्चन था, इसमें ये था कि पीयूष किस चीज़ को वायलेट कर रहा है, तो ही इज वायलेटिंग डेलीगेशन। ठीक है, डेलीगेशन का मतलब है टू डिलीवर द अथॉरिटी फ्रॉम सीनियर टू सबॉर्डिनेट, और टू डिलीवर द अथॉरिटी टू द डाउनवर्ड्स। तो इसका मतलब ये था। तो ये आपका डेलीगेशन जो है वो उसने वायलेट किया। उसकी कोई भी दो इंपॉर्टेंस, ये कोई भी दो मैंने ली थी, हो सकता है आपके पास 8-10 इंपॉर्टेंस हैं, एनी टू कोई स्पेसिफिक तो नहीं है, तो एनी टू जो इंपॉर्टेंस आप इसमें कर सकते हैं। तो एनी टू में मैंने जो किया वो पहला इफेक्टिव एम्प्लॉयमेंट था, मैनेजमेंट था, और दूसरा एम्प्लॉयज डेवलपमेंट। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन पे कोई प्रॉब्लम इससे रिलेटेड, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? हाँ जी, भटनागर साहब कुछ पूछ, भटनागर साहब कुछ पूछना आपने? भटनागर, हर्ष भटनागर क्लास शुरू करके कहीं चला गया। हाँ, अब तो मेरे को अटेंडेंस के साथ साथ में क्लास ही चेक करनी पड़ेगी। हर्ष भटनागर सुन रहे हो मेरे को? नहीं सुन रहा, इसका मतलब गया। अरे तो इतनी देर से बोलेगा तुम? हैं, मैं पूछ रहा हूँ कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? कुछ समझ ना, पूछना था पॉइंट मैसेज में से। मतलब प्रॉब्लम तो देखा ही नहीं होगा आपने। देखा था मैंने कौन सा क्वेश्चन करवाया था, ध्यान है आपको? कौन सा बेटा बताना? आहो, देखा ही नहीं। पेपर नहीं क्या तेरे पास? क्वेश्चन पेपर नहीं है क्या आपके पास? आपने क्वेश्चन पेपर प्रिंट करवा लेना बेटा। क्वेश्चन पेपर प्रिंट करवा, ये आप इनको खेल मत मानो। बाद में आप लोग रिक्वेस्ट करोगे जी मेरे पास भेज दो, फिर मैं भेज नहीं पाऊंगा। तो मेरे पास में फ़ोन में इतनी ज़्यादा स्टोरेज हो गई है, आपकी रिकॉर्डिंग में स्टोरेज होती है और चीज़ें स्टोरेज होती है, 4-4 क्लासें मेरे पास हैं मेरे फ़ोन में, फिर मैं डिलीट कर दूंगा, फिर ये आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है ना, जितने बच्चे सारे जन चीज़ों को प्रिंट करवा लिया करो। ठीक है, हाँ जी, ये किसका फ़ोन माइक ऑन देखना? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर आ जाओ।
क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, ए कंपनी हैज इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस इन दिल्ली। आपका कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस तो दिल्ली में है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एट गुड़गांव एंड मार्केटिंग एंड सेल डिपार्टमेंट एट फरीदाबाद। ठीक है, तो यानी 3 जगह इनके ऑफिस हैं। हेड ऑफिस तो इनका रजिस्टर्ड ऑफिस है दिल्ली में, मैन्युफैक्चरिंग है इनका है गुड़गांव में, और मार्केटिंग डिपार्टमेंट का फरीदाबाद में है। द कंपनी मैन्युफैक्चर द कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। विच टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर शुड अडॉप्ट इट टू अचीव द टारगेट। ठीक है, ये कहते हैं कौन सा जो टारगेट है अचीव करने के लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ये चुने। तो देखो कि इनका जो है हेड ऑफिस तो अपना काम कर रहा है, आपका मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है, काम में फंक्शन, और आपका जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है अपना काम कर रहा है, अपना फंक्शन कर रहा है। इसका तीनों के तीनों ऑल द 3 डिपार्टमेंट आ रहे हैं डूइंग देयर फंक्शन। ठीक है, इसका ना क्या हुआ कि आपका जो फंक्शनल बेस है वो फंक्शनल इसके अंदर आपका कामयाब है, यानी ये आपका फंक्शनल है स्ट्रक्चर इसके अंदर आपका सक्सेसफुल है। तो ये कहना चाह रहा कि बताइए वो कैसे है। तो आपका यहाँ पर जो हुआ कि कंपनी अडॉप्ट द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन, कि उसने क्यों चुना होगा इनको। तो क्यों चुना होगा, पहली बात तो है कि इसमें पूरे क्वेश्चन में ये देखना था कि कौन सी चीज़ इसके अंदर है, कौन सी चीज़ का जिक्र कर रहा है ये। तो वो जो जिक्र कर रहा है वो कर रहा है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इसको अडॉप्ट कर रखा है इसने फंक्शनल को। डिविजनल भी हो सकता था पर डिविजनल नहीं, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट है। डिवीजन तो होता है जहाँ पर कई प्रोडक्ट होते हैं। तो इसका यह है कि इसने फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को अडॉप्ट कर रखा है। क्यों कर रखा है, रीजन क्या था इसके पीछे। तो पहला स्पेशलाइजेशन, इसका नहीं आपके जो एडवांटेज कौन से एडवांटेज बताने आपने। पहला स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन शायद स्पेलिंग में कहीं गड़बड़ है। पहला तो स्पेशलाइजेशन है, क्योंकि आपके फंक्शनल स्ट्रक्चर की ये एक विशेषता है कि एवरी वर्क इज डिवाइडेड इन द डिपार्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन, लाइक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एंड दे गेट द स्पेशलाइज्ड नॉलेज बाय डिवीजन ऑफ वर्क। क्योंकि हर फंक्शन उनका अलग अलग बांट दिया है, तो हर फंक्शन में वो एक्सपर्ट हो जाते हैं, उनको स्पेशलाइज्ड है जो उसका फ़ायदा मिलता है। तो पहले एडवांटेजेस या इसके मेरिट जो है वो स्पेशलाइजेशन है। सेकंड आपके पास में है इट प्रमोट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इट प्रमोट कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। आपका यहाँ पर कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल भी ज़्यादा बेटर होता है। अब कोऑर्डिनेशन तो कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन तो इसलिए ज़्यादा होता है बिकॉज देर आर डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट। इफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट requires more production, it had to coordinate with the purchase department. And if the sale department wants more sale, then it had to contact with the प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। उन लोगों के ऊपर जो हेड हैं, जो उनके डिपार्टमेंटल हेड हैं, उनका जो चीफ हेड होता है उनके साथ में उनका कोऑर्डिनेशन बना रहता है। और कंट्रोल, क्योंकि एवरी डिपार्टमेंटल हेड हैज इट्स ओन कंट्रोलिंग। आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड है वो प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, ही नोज ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द प्रोडक्शन। और आपका जो फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड है ही नोज ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द फाइनेंस डिपार्टमेंट। इसका तो ये हुआ कि आपका यहाँ पर जो है कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल ज़्यादा बेटर होता है फंक्शनल डिपार्टमेंट में। बाकी देखो इसमें ये क्या करें, फंक्शनल स्ट्रक्चर प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन प्रमोटिंग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद डिपार्टमेंट बिकॉज वर्कर परफॉर्म द सिमिलर जॉब। ठीक है, यानी एक डिपार्टमेंट में आपका कोऑर्डिनेशन इसलिए है क्योंकि उसमें वर्कर सेम ही काम करते हैं।
तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन आ गया एक डिपार्टमेंट का, दूसरे डिपार्टमेंट से भी कोऑर्डिनेशन को मिला क्योंकि दे आर इंटरडिपेंडेंट, और कंट्रोल भी इसलिए क्योंकि उनका हेड जो है ही नोज ईच एंड एवरीथिंग अबाउट हिज जॉब एंड हिज वर्कर। ठीक है जी। नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग मैनेजरल एफिशिएंसी। इंक्रीजिंग मैनेजरियल एफिशिएंसी। मैनेजरल एफिशिएंसी भी आपकी इंक्रीज होती है बिकॉज एवरी पर्सन इज इंडिपेंडेंट and he is expert of his job, and the workers under him they are also expert of their job। तो इससे क्या होगा कि आपकी मैनेजरल एफिशिएंसी जो बढ़ती है। फंक्शनल स्ट्रक्चर इंक्रीज मैनेजरल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड दस लीड्स टू इंक्रीज इन द प्रॉफिट। तो इससे प्रॉफिट उनका इंक्रीज होगा। रिडक्शन इन कॉस्ट, फोर्थ आपका पॉइंट है रिडक्शन reduction in cost। naturally there will be reduction in cost also, क्योंकि हर डिपार्टमेंट एक्सपर्ट हैं और ये फंक्शनल डिपार्टमेंट फंक्शनल जो आपके होते हैं वो आपका केवल उसी जगह होता है जहाँ पर कंपनी के अंदर बहुत बड़े लेवल प्रोडक्शन होता है। छोटे अगर कंपनी है तो वहाँ पर आपका फंक्शनल नहीं होता है। काफ़ी बड़ी कंपनी कि मान लो कि एक गारमेंट का काम है तो वो पूरे लेवल पे गारमेंट का प्रोडक्शन करती थी, पूरी प्रोडक्शन यूनिट गारमेंट की होगी। वही कंपनी मार्केटिंग भी करती तो पूरी यूनिट मार्केटिंग की होगी। इसका मतलब जो लार्ज स्केल ऑफ इकोनॉमी है उसका बेनिफिट है यहाँ पर मिलता है, तो इससे आपकी कॉस्ट में रिडक्शन आपका होता है। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो है आपका हमने देखा कि यहाँ पर जो कंपनी ने अपने ऑफिस जो अलग अलग जगह खोल रखे थे तो उन्होंने अपने काम फंक्शन के बेस पे ही उन्होंने अपने ऑफिस बना रखे थे। तो दिल्ली में था, गुड़गांव में था या फरीदाबाद में था, तो फंक्शन के बेस पे उन्होंने अपने ऑफिस वहाँ पर खोल रखे थे। तो यहाँ पर पहला जो हमारा आंसर था वो था आपका फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। और फिर इसकी ये हम कह सकते हैं कि एडवांटेज कहें या मेरिट कहें, ये हमें 4 कोई भी एक्सप्लेन करनी थी तो हमने ये 4 हमने एक्सप्लेन कर दी। हाँ जी, कोई पॉइंट इसके बारे में किसी का? फोर्थ जो आपको रिपीट करें तो फोर्थ में ये करें कि रिडक्शन इन कॉस्ट है। रिडक्शन का मतलब घटना। ठीक है, आपकी कॉस्ट जो घट जाती है, कॉस्ट कैसे घटेगी? अगर एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो इकोनॉमिक्स स्टूडेंट वो जानते हैं कि आपका बड़े लेवल पर प्रोडक्शन होता है तो कॉस्टें अपने आप घट जाती हैं। दूसरा ये यहाँ पर आपका ओवरलैपिंग ऑफ जॉब नहीं होता है, यानी एक काम रिपीट नहीं होता है। अगर आप फंक्शन में मार्केटिंग वाले अपना मार्केटिंग का काम करते हैं, प्रोडक्शन वाले प्रोडक्शन का काम करते हैं, तो यहाँ पर ओवरलैपिंग ऑफ जॉब नहीं है। जैसे मैं आंसर पढ़ रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करना। फंक्शन स्ट्रक्चर हेल्प इन रिडक्शन ऑफ कॉस्ट बिकॉज इट इंश्योर दैट देयर इज नो ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटी एंड मिनिमल डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। कि यहाँ पर कोई भी काम दो बार नहीं होता, यानी एक पर्सन को एक ही काम मिलता है, वही काम पूरा करता है। तो यहाँ पर जब एक पर्सन एक काम करता है तो दूसरा आदमी को दूसरा काम करेगा, तो नेचुरली उनके डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज या ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटी नहीं होगा, तो उनकी कॉस्ट कम होगी। ठीक है, इसके अंदर ये कहना चाह रहा था। तो आपका जो है स्पेशलाइजेशन में तो ये हो गया था कि एक ही जॉब को जो है एक वर्कर करता है या एक आदमी करता है तो वो उस जॉब का एक्सपर्ट हो जाता है, तो यहाँ पर स्पेशलाइजेशन हो गया। फाइनेंस डिपार्टमेंट वाला फाइनेंस का एक्सपर्ट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का बंदा प्रोडक्शन का एक्सपर्ट है। दूसरा, इट प्रमोट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कि आपका जो एक यूनिट के बंदे आपस में सभी वर्कर एक जैसा काम करते हैं तो उन्हें कोऑर्डिनेशन बनेगा। अगर दूसरे डिपार्टमेंट की बात करें तो इंटरडिपेंडेंट है तो वहाँ पर कोऑर्डिनेशन करेंगे एक दूसरे के साथ में। कंट्रोलिंग की बात करें तो एक हेड के नीचे ही उसके जितने आदमी सभी उसके नीचे काम करते हैं, तो नेचुरली कंट्रोलिंग भी अच्छी होगी। और इंक्रीजिंग है मैनेजरल एफिशिएंसी, तो नेचुरली अगर एक पर्सन है वो अपना काम करते करते इतना एक्सपर्ट हो जाता है हर चीज़ में कि उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है, और कॉस्ट रिडक्शन का मैंने अभी आपको बताया ही। ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 6th क्वेश्चन पे। तो 6th क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि एक्सप्लेन व्हेन एंड व्हाई द नीड इज फेल्ट हैविंग ए फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, एक्सप्लेन व्हेन एंड व्हाई द नीड इज फेल्ट फॉर हैविंग ए फ्रेमवर्क
within which managerial and operating tasks are performed to accomplish a desired goal. Name this framework also. ठीक है, दोबारा फिर क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ. Explain when and why the need is felt for having framework within which managerial and operating tasks are performed to accomplish desired goal. Name the framework also. यानी फ्रेमवर्क है, यानी इसका नाम आप बताएं. तो यहाँ पर जो आपका जो क्वेश्चन को पढ़ने बाद हमें जो पता चलता है वो ये है, वो करके द नेम ऑफ द फ्रेमवर्क इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. फ्रेमवर्क का मैंने अभी हिंट दिया था कि इसका मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. फ्रेमवर्क का मतलब ही ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. जब मैंने आपको डेफिनेशन कहीं पढ़ाई थी कि व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, तो ये था कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मीन्स द फ्रेमवर्क ऑफ एनी कंपनी टू ऑब्टेन इट्स ऑब्जेक्टिव. ठीक है, तो यहाँ पर जो नेम है, तो नेम ऑफ फ्रेमवर्क जो आपका पहले क्वेश्चन का आंसर है, नेम ऑफ फ्रेमवर्क है नेम ऑफ फ्रेमवर्क में आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, तो ऑर्गेनाइजेशन आपका स्ट्रक्चर है. हाँ जी, अब ये करके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज ए सिस्टम दैट कंसिस्ट explicit and implicit institution rule and policies designed to outline how the various role and responsibility are delegated, controlled and coordinated. ठीक है, तो इसके अंदर जो है इसका फ्रेमवर्क का मतलब क्या हुआ, या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ कि जो आपके संगठन के अंदर के और बाहर के जो रूल हैं वो जो है किस प्रकार से काम करेंगे, यानी आपके जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो उसमें किस बंदे की कितनी पावर हैं बाहर के लोगों से बात करने की और अंदर के लोगों के साथ हैं बातें करने की, तो वही आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहलाता है. ठीक है जी. अब इसमें कहा कि द नीड ऑफ, इसकी क्या नीड है, क्या जरूरत थी, ये क्वेश्चन था. नीड फॉर एन एडिक्वेट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज फेल्ट बाय एंटरप्राइज वेन एवर इट ग्रोज इन द साइज और कम्प्लेक्सिटी. कि पहले तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की जरूरत क्यों है कि अगर कोई कंपनी या कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता है तो उसमें काम, उनके जो फंक्शंस हैं उन्हें काफ़ी कम्प्लेक्सिटीज आ जाती हैं, तो फिर हमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, वरना तो वो समझ ही नहीं आएगा कि ये काम कौन करेगा कौन नहीं करेगा. जिस प्रकार से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं, अब इतने सारे काम, हर काम के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बना रखे हैं, उस डिपार्टमेंट में अलग अलग सीट हैं, क्योंकि उनका जॉब इतना कम्प्लेक्स हो गया है कि वो पहचान ही नहीं पाएगा आम कस्टमर कि कौन किसके पास जाए. तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाने का पहला ये फायदा है कि इसलिए बनाना पड़ता है क्योंकि आपका जॉब जो काफ़ी कम्प्लेक्स हो जाता है. दूसरा, द नीड फॉर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज फेल्ट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू फंक्शन स्मूथली एंड फेस इन्वायरमेंटल चेंज. कि स्मूथली फंक्शन और इन्वायरमेंटल चेंज, जो बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज होता है उसमें स्मूथ वर्किंग के लिए भी आपके ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत होती है. तो ये दो ही चीज़ इन्होंने पूछी थी कि आपका यहाँ पर किस चीज़ को इन्होंने जो है इंडिकेट किया है, तो वो फ्रेमवर्क में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को किया था. अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की जरूरत क्यों है, तो जरूरत के बारे में इन्होंने बता दिया कि आपके जो जॉब कम्प्लेक्स हो जाती हैं उन कम्प्लेक्सिटीज को ख़त्म करने के लिए, और बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज है उसमें स्मूथ वर्किंग के लिए. तो ये आपका क्वेश्चन था. हाँ जी, कोई पॉइंट इसमें पूछना चाह रहे हो? एनी पॉइंट, एनी डिसअपॉइंटमेंट कोई आपकी है तो? ठीक है, तो आज हम इतने 3 ही क्वेश्चन करेंगे. ठीक है जी, तो बाकी फिर हम कल आगे करेंगे. और आपका जो पीटी जो है ना, पहले होमवर्क चेकिंग के लिए आपका जो नोटिस आएगा घर पे प्रिंसिपल सर भेजेंगे, मैंने बात की थी उनसे, 10th तक तो आ गया है. अब शेड्यूल आपका कॉपीज का आएगा, पेरेंट्स ने कॉपीज जमा करवानी स्कूल के अंदर आ करके, और उसके बाद में आपको पीटी का शेड्यूल भी प्रिंसिपल सर आपको देंगे. बोलो बेटा. पेरेंट्स पॉसिबल नहीं है तो फिर कैसे करें, बोलो. पेरेंट्स कहाँ, हम बाहर हैं क्या पेरेंट्स? कहाँ रहते हैं? टाइम नहीं है, एक बाहर रहते हैं कहीं. ओके, पापा तो कोर्ट में कोर्ट कोर्ट में बैठना आपके पापा तो. क्यों, स्कूल गए नहीं क्या कभी आज तक स्कूल में?
अच्छा अच्छा, तो फिर मैं आ जाऊंगा साइकिल लेके। अच्छा, कहीं गुम हो जाएगी मम्मी है? अच्छा अच्छा, तो मेरे को एटलस साइकिल दिला देना, मैं ना एक पीछे बोरी लटका लूंगा और सभी के घर घर जाऊंगा और सही कहूंगा कि हाँ ये होमवर्क दे दो, होमवर्क दे दो। ठीक है ना? फिर जो ना फिर आप होमवर्क ना उसमें डाल दोगे कि लो सर ये होमवर्क है मेरा, इस साइड में रख दिया मैंने। ठीक है ना? ये तो एक, आप बच्चों का अलाउ नहीं है। बच्चों के तो मोदी सरकार ने मना कर रखा है कि कोई भी लड़का या लड़की स्कूल नहीं जाएगा। अरे मैं तो चेक पता नहीं कब कर लूँ, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है भाई। हमारा प्रिंसिपल सर क्या चाहते हैं, मैनेजमेंट क्या चाहती है, तो उस हिसाब से होता है। मेरे कहने से आपके कहने से कुछ नहीं होता बेटा ये। ठीक है ना? हम्म। करें बंद दुकानदारी? करना क्या अभी तो,